तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में एटम वाला यूनिट पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि एटम्स और न्यूक्लियाई को दो हिस्से में पढ़ाऊंगा। तो एटॉमिक मॉडल में हम लोग ने एक लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, यह है लेक्चर नंबर 2। क्या क्या पढ़ लिया है हम लोग ने? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली है, एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड पढ़ लिया, बोर्स पोस्टुलेट पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट भी पढ़ लिया था हम लोग ने। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स थी, उसमें टाइम पीरियड निकालना, वेलोसिटी, सब वीएन वाला फॉर्मूला याद रहा होगा। और सबसे मजेदार बात क्या है कि हम लोग ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ लिया और फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ लिया। ठीक, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज समझ में आया था कि भैया हम लोग जितनी थ्योरीज पढ़ी उसमें एक चीज क्लियर होगा कि एक एटम में एक सेंटर एटम होता है स्फीयर की तरह। स्फीयर क्या होता है? कैनवस की बॉल, क्रिकेट खेलने वाली जो बॉल होती है वही स्फीयर है तुम्हारा। ठीक है, उसके केंद्र बिंदु पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके बाहरी जो स्पेस होते हैं उसमें आपका कंसेंट्रिक इस प्रकार से गोला गोला ऑर्बिट बनती है। इन ऑर्बिट्स में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होंगे इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट। बेटा ये बता दे रहा हूँ, केमिस्ट्री का पार्ट है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई झटके से पूछ ले कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे 4 आएगा। तुम बताओ, ट्राई करो। एन की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा और 1 गुणे 2 क्या होगा? तो 4 कहां से आ रहा है तुम्हारा? 2 इंटू एन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो आंसर इज एन इज इक्वल टू 1 पर कितना आ गया बेटा? 2। एन इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8। सही है गलत है? अरे एन पहले स्क्वायर किया जाता है भाई, 2 गुणे एन स्क्वायर लिखा हुआ है, एन की वैल्यू 2, तो 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा? 4, 4 दूनी 8। क्लियर है कि नहीं? अब इसी प्रकार से कोई पूछेगा बताओ तीसरी ऑर्बिट है उसमें अगर पूछेगा तो भैया सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 2 18 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हो? 18 इलेक्ट्रॉन। इसी डायग्राम में अगर मुझे कंप्लीट बनाना है तो ये सर ये 2 होगा, यहां पर मुझे कितना नंबर 8 बनाना पड़ेगा और बाहर वाले में 18। समझ गए? इसी प्रकार से हर ऑर्बिट जो होती है उसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये सब बोला था मैंने। अब सर हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसका एनर्जी लेवल होता है E1, E2 और E3, ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ईच एटम है सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट इन विच इट कैन एग्जिस्ट एंड ईच पॉसिबल स्टेट है डेफिनेट टोटल एनर्जी। स्टेशनरी ऑर्बिट वाली बात याद आ रही है? मैंने बोला था ना ये सारी ऑर्बिट्स क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती हैं। ये फॉर्मूला क्या है? जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर लगता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि केंद्र बिंदु की तरफ होता है। देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? तो सेंटर तक लगने वाले फोर्स कहते हैं, बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका वैल्यू क्या होता है? mv²/r। r क्या हो जाएगी? उसकी दूरी, सेंटर से उसकी दूरी, है ना। अब यहाँ v की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास एक और नियम है, कूलम्ब्स नियम। इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, यही तो सिखाया गया है। और जो फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r², K(Q1Q2/r²। तो यहाँ पर Q1 क्या हो गया? Q1 हो गया सर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और Q2 क्या हो गया सर? Q2 में यहाँ पर आप न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर मास इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यही तो होता है ना। तो ये टोटल चार्ज आ गया Q2, तो Z E इंटू ई करेंगे तो Z² होगा कि नहीं होगा, और K लग जाएगा, K(Q1Q2/r) क्या है? उनके बीच की जो ऑर्बिट का रेडियस होगा, ऑर्बिट का रेडियस होगा कि नहीं होगा? r²। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक भैया, ये पढ़ाया मैंने। फिर बोर साहब ने बताया, फिर बोर सेकंड पॉस्टुलेट भी बता दिया था कि एंगुलर मोमेंटम, जब भी ये सब सर्कुलर मोशन लेंथ पढ़ा था, जब भी कोई आपका ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पर, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी सेंटर से दूरी अगर r है तो इसका एंगुलर मोमेंटम एक l होता है, उसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, mvr। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा गया है। अब इसी को अगर हम प्लैंक के टर्म में लिखेंगे तो बोर साहब ने बताया कि यही सेम वैल्यू बराबर होती है n इज द ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4 कुछ भी, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2π। यानी अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर हैं तो ये ऑर्बिट n की वैल्यू क्या है?
1 हम लिख सकते हैं, एम वी आर वन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी एच अपॉन 2। अभी इतना काम का फॉर्मूला है, इससे v निकाल लो, इससे r निकाल लो, और आपका मास पता ही रहेगा क्योंकि h और 2 पाई दोनों संख्या कांस्टेंट होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपका एक रिलेशन है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सब रिवीजन हो रहा है। चले भाई आगे बढ़े। तो बोर्ड थर्ड पोस्टुलेट में क्या था कि हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है। जब आप क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से बेटा, हम लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल जाएंगे तो हमको ऊर्जा चाहिए होगी ना, तो ये देखो फोटोन आ रहा है यहाँ पर, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यानी इसकी खुद की एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल 2। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल गए, लेकिन अगर हम ज्यादा एनर्जी है और मुझे कम वाले पे जाना है तो मैं कुछ एनर्जी रिलीज कर दूंगा ना, तो मेरे पास जितना एक्स्ट्रा है वो कितना एक्स्ट्रा है, एच न्यू ही तो एक्स्ट्रा है। तो ये एरो देख रहे हो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि मैं क्या करूंगा, फोटोन को इमिट करूंगा। ये किसकी एनर्जी थी, चैप्टर नंबर ड्यूअल नेचर रेडिएशन पढ़ाया था, उसमें एच न्यू क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो मैं यहाँ पर एनर्जी को इमिट करूंगा जब मैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आ रहा हूँ, और जब मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कब करूंगा, जब मेरे पास एनर्जी कम है तो मुझे कुछ ऊर्जा चाहिए होगी, तभी तो मैं लेवल ऊपर जाऊंगा। तो इसीलिए लिखा गया कि यहाँ पर देखो एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी देखो ज्यादा है, कम पे आ रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक बेटा, ये सब हमने पढ़ाया था। तो जो चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, एच न्यू को ही लिख सकते हो, एच न्यू को ही लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा, ये सब फॉर्मूला पिछले चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिफरेंस इन एनर्जी जो आपका बैंड है इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब हाइड्रोजन वाली बात वापस से आ जाते हैं ना, हम लोग ने हाइड्रोजन के लिए ही पढ़ा था रदरफोर्ड में। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना, ये सारा फॉर्मूला कल पढ़ाया हुआ था, फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, सब डिराइव किया हुआ है, तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सिर्फ याद है, आखिरी में ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ये सब फॉर्मूले पीछे के हैं। ठीक है, इस पे टाइम नहीं देंगे, ये सब सिखाया है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सब पढ़ाया। थोड़ा आपको दिक्कत होगी लेकिन वो वीडियो देखोगे तो आ जाए। ठीक है, चले भाई। तो यहाँ टोटल एनर्जी क्या सिखाया था भैया सर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन में जो ऊर्जा खर्च होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे आप अगर एक ऊंचाई पर चले जाएंगे, एक हाइट पर चले जाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया, वो कल की क्लास में ऑलरेडी वीडियो में है, तो इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा। मैंने वहां पर लिखा हुआ है टोटल एनर्जी जो होती है, या तो वो काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव कर लो या तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मैंने पढ़ाया था कि टोटल एनर्जी क्या होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी जो भी है तुम्हें फॉर्मूला पता है उसका निगेटिव कर लो, माइनस लगा दो, या तो पोटेंशियल का आधा कर लो, तुम्हें टोटल मिल जाएगा। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। ठीक, ये याद रखना, भूल जाओगे तो एक तो फॉर्मूला याद रहेगा, काइनेटिक तो याद रहेगा, ये याद है तो ये निकाल लोगे 2 का मल्टीप्लाई करके। समझ गए क्या करना है एग्जाम में? एक भी अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रह गया तो तुम कोई भी तीनों में से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो ये एक एग्जांपल है, करेंगे इसको बाद में, अभी इसका टाइम नहीं है, इसको करना बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अच्छा पढ़ ही लेते, इतना क्या है। कह रहे हैं कौन सा इसमें से बोर मॉडल के लिए सही नहीं है। बोर मॉडल में 3 ही पोस्टुलेट थे, 3 ही नियम बताए उन्होंने, 1 2 3 अभी सिखाया मैंने। यहाँ कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम ठीक के लिए काम करेगा, और कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। अब तुम्हें हाइड्रोजन लाइक एटम वाली बात अगर मेरी याद हो तो याद होगी, नहीं तो तुम कहोगे नहीं। ड्यूट्रॉन एटम और सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, तो कौन सा वाला ऑप्शन है आपका नियॉन के लिए? क्यों? बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर, ये देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन की तरह जो है, उसमें 4 लिखवाए थे मैंने, 4 में से देखो कौन सा मैच कर रहा है, या नियॉन था क्या उसमें? नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर इट विल नॉट वैलिड फॉर सिंगली आयनाइज्ड और इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉनिक घूम रहा गोला गोला। ठीक है, आयनाइज मतलब एक्साइट किया किसी ने आकर के ना, आयनाइजेशन जानते हो नहीं जानते हो? केमिस्ट्री में होता है ना कि बहुत ही ज्यादा चार्ज है मेरे पास, तो मैं अपने आसपास के लोगों को क्या करूंगा, उनके अंदर भी पोलैरिटी डेवलप कर दूंगा। मैं बहुत पॉजिटिव है तो उनके अंदर क्या जाएगा, बहुत सारे क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा ना उनके अंदर से। क्या अट्रैक्ट करूंगा? निगेटिव। अरे भाई इलेक्ट्रो, बहुत बेसिक बात करता हूँ, तुम लोग ने देखा होगा कंबल अगर उड़ते होगे, ठंड है तो जाते होगे ऐसे छू देते होगे कोई भी लोहे की से बना चीज, तो उसमें तुम्हें झटका लगता है हल्का सा ना। तो बेटा तुम जब रगड़ते हो तो उसके फर से इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथ पर आ गए ढेर सारे,
अब तुम मेटल को छुओगे तो मेटल पे चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? अगर तुम पॉजिटिवली चार्ज हो गए तो नेगेटिव करोगे, है ना, कुछ भी हो, मोशन ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा ऐसा होता है पहली बार छूने में लगता है, दोबारा नहीं लगता है। अगर तुम टाइटली पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो तो सारे चार्ज फटाफट ट्रांसफर हो जाएंगे, दोबारा छूओगे तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर हल्का सा छू के आओगे तो चार्ज रह जाएंगे, तो दोबारा छूओगे दोबारा लगेगा, जब तक सारा चार्ज तुम्हारे हाथ से हट नहीं जाता है ना। ये सब तो जानते हो ना। तो मेरे भाई फिर से मैं बता रहा हूँ आयनाइजेशन है क्या। मेरे पास ढेर सारा चार्ज है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया ढेर सारा। अब मेरे आसपास कोई न्यूट्रल है जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो मैं उसकी सतह के ऊपर क्या करूंगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था तो इलेक्ट्रॉन मैं अपनी तरफ खींचूंगा, वो अलग तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि ये बॉडी है, इसके यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो मैं जब खड़ा हूं तो मैं अट्रैक्ट क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन। तो पहले जब मैं नहीं था तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता था, लेकिन जब मैं आ गया तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी खींच करके इधर ले आया, अलग नहीं कर पाया, लेकिन एक तरफ निगेटिव हो गया एक तरफ। समझ में आ रहा है? इसी को आयनाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा इससे क्या होता है, अब ये रेडी है कंडक्ट होने के लिए। अब इधर निगेटिव पर कोई भी पॉजिटिव आएगा तो ये तुरंत चार्ज कूदेगा कि नहीं कूदेगा, जैसे ही कॉन्टेक्ट करेगा। समझ आ रहा है? अब ये रेडी है कंडक्ट होने के लिए। तो बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर द, ये सब बता दिया है, तो आपको याद रखना है। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन ऑर्बिट ऑफ, क्या आ रहा है भैया, ऑर्बिट जिसकी कितनी एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल याद है, E1 E2 E3। तो ऑर्बिट में दिया एनर्जी 3.-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे हैं इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर। कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी, बेटा ये देखो अभी अभी बोला कि तुम्हें बस इतना याद रखना है। और क्या सिखाया था, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं टोटल इतना है बेटा, तुम करना, तुम आज पहली बार आए हो ना, तुम करना। टोटल ये वैल्यू दी गई है, तुमसे कह रहे हैं बताओ काइनेटिक और पोटेंशियल, क्या काइनेटिक प्लस 3.4 होगा कि नहीं होगा? देखो नहीं आता, देखो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला सही है गलत है? अब ये माइनस से माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अब देखना ध्यान से, ये भी तुम कर लोगे। अब मुझे बताओ तुम्हें टोटल एनर्जी पता है, अब तुम्हें ये भी फॉर्मूला पता है कि टोटल एनर्जी ही बराबर होती है पोटेंशियल का आधा। ठीक, तो ये भी तुम्हें याद है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 गुणे टोटल एनर्जी। सही है गलत है? टोटल कितना है भैया, 2 गुणे -3.4, 2 चौक 8 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, 0.1 ही लगेगा, माइनस आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? सही बताया गलत बताया? आज ही फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्या इसमें इतना, इसमें कंटेंट वाले ने करा है ना। समझ में आया कि नहीं, जो मैंने पढ़ाया उससे हुआ कि नहीं हुआ? इतना ही पढ़ लो पर्याप्त है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो जरा। कह रहे रेडियस होता, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। पीछे आपके पास अगर कल की नोट्स बनाई होगी तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। रेडियस एंड फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू इतना। आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि जो वैल्यू होती है क्योंकि बहुत छोटी होती है इसलिए एंगस्ट्रॉन में होती है 0.51, ये रेडियस है, आर की वैल्यू दिया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड इट्स ग्राउंड स्टेट। बेटा ग्राउंड स्टेट इफ यू डोंट रिमेंबर, तो पढ़ा क्या कल आपने, ग्राउंड स्टेट कल मैंने पढ़ाया था। इसके मल्टीपल शेल्स होंगी कि नहीं होगी, है ना। अब ग्राउंड तुम पहचानो, मैं नहीं पहचानू। ठीक है, कितना है इसमें एनर्जी, कितना दिया गया है, कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जब तो ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी क्या है, -13.6। ठीक है, ये इसकी एनर्जी है। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई म्यू। देखो ध्यान से देखना, ये म्यून लिखा हुआ है, ये म्यू मतलब एक नए सिंबल से। ठीक है, चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन का यानी निगेटिव चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, नेचर कैसा हुआ, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन मतलब आपको पता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, और बेटा ध्यान सुनना, इसने लिखा है चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास इज इक्वल टू 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो कह रहे हैं द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। तो कह रहे हैं बताओ कि फर्स्ट मतलब पहली सेल, पहली जो सेल है ना वो R1 की बात कर रहे हैं, आयन की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, R1 बताओ, करे ग्राउंड स्टेट एनर्जी आप जब बदल दोगे तो क्या। पहले तो सवाल समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से करें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट, ये ठीक है। हाइट पहले कौन सा था, हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा,
हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो पहचानते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर एटम, इसका रेडियस कितना है 0.51 एंगस्ट्रॉन, ये लिख दिया मैंने। कह रहे हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट, इस समय जो उसकी एनर्जी स्टेट लेवल है वो क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक भैया। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, यहां एक इलेक्ट्रॉन था ना ये नेगेटिव वाला, अरे एक ही तो होता है बेचारे के पास, है ना, तभी तो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड तो बनाएगा वो। तो ये आप इतना तो केमिस्ट्री आनी चाहिए बच्चों आप लोगों को। फिर ये कह रहे हैं इसको हटा दो, इसको हटा करके इसको हटा दिया, इसको हटा करके हम किसको लिया है, ठीक है। कह रहे हैं चार्ज तो सेम है लेकिन इसका मास देखो कितना ज्यादा है, 260 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, है ना, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ले लो चलो तुम, है ना। द फर्स्ट बोर, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ई माइनस नहीं लिखा हुआ है तो मैं इसलिए अभी प्रोटॉन बोल रहा हूँ, आगे चल के देखूंगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो आई विल टेक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलायबल। कह रहे हैं द फर्स्ट बोर रेडियस एंड, अब कह रहे हैं अब इसके मास, क्योंकि मास से थोड़ा फर्क पड़ेगा, तुम कहोगे नहीं सर नहीं फर्क पड़ेगा, बेटा mv² तुमने बताया मुझे, सेंट्रीपिटल तुमने बताया, उसमें मास है कि नहीं है, मास बदलेगा तो उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं फोर्स को, बिल्कुल पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। तो उससे आर में बदलाव आएगा। वो कह रहे R1 बताओ, नया वाला आर बताओ, और अब नई एनर्जी, अब इसको चेंज करने से एनर्जी में जो परिवर्तन आएगा वो बताओ, तो नई वाली एनर्जी बताओ। समझ में आया क्वेश्चन, ये हो गया। देखो ये हमें पहले से पता था, ये हमें पहले से पता था, ठीक है। तो चार्ज कितना है E के बराबर, ठीक। अब ध्यान से ये वाला क्वेश्चन, पीछे नोट्स में फॉर्मूला है क्या तुम लोग के पास, फॉर्मूला तुम लोग तुम्हारी पीपीटी है ना, फॉर्मूला बताओ जरा, ये वाला मिलाओ, पीछे से मिलाओ, ये फॉर्मूला कल पढ़ाया है मैंने, h² ke² मास ऑफ, अब यहाँ क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्लेस करेंगे, मास ऑफ नया म्यू, फॉर्मूला मिलाना सीखो पहले, ये फॉर्मूला रट जाओ, ये आर का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने ऐसे, h²n² मेरी नोट्स अगर, चलो तुम लोग पढ़ नहीं रहो, मुझे ही करना पड़ेगा। सेकेंड वाली पीपीटी थी ना बेटा, ये इसमें ही तो पढ़ाया है, देखो यार, देखो ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, दिख रहा है, ये देखो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस आर वाला फॉर्मूला, देखो टाइम पीरियड पढ़ाया था, फिर के पहले रेडियस कहाँ गया, ये h²n²/4π² ke² अपॉन इनटू ये क्या है एटॉमिक मास, है ना। ये भी नहीं आता, ये भी देख लो, सब देख लो, सब देखने के बाद क्वेश्चन कर लेना बस। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो एंगस्ट्रॉन लिखा है कि नहीं लिखा है, यार एक फॉर्मूला था ना जिसमें सब कुछ लिखा था मैंने, चलो अब तो बता दिया ना, आपका है टाइम इसका, नहीं आएगा तो फिर बता दूंगा, एक जगह और मैंने पूरा पूरा लिखा हुआ है वो दिखा रहा था। चलो h²n²/4π² ke² me², क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये पहले का है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू जब हम वहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन था, पहली शेल में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध था, तब रेडियस की वैल्यू कितनी थी 0.51 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं है, अरे एंगस्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है। आगे अब नया फॉर्मूला कैसे बनेगा सर h को नहीं बदल सकते, h को h रखो कांस्टेंट है, n को नहीं बदल सकते, n को n रखो कांस्टेंट है, एटॉमिक मास को नहीं बदल सकते, वो तो सेम रखना पड़ेगा, है ना। सर 4π² ke², यहां तक तो कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि नया वाला जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि चार्ज तो सेम है, तो चार्ज पहले भी E था बाद में भी E रहेगा। चलिए बढ़िया, तो बदला क्या सर, सिर्फ और सिर्फ मास बदल जाएगा, सिर्फ मास, पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब 207 गुना हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो कितने चालाकी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, आप मुझे ये बताओ बेटा, R'/R कर सकता हूँ, अलाउ करोगे तो, ये सब छोड़ो तुम जो बता रहे हैं हम, ये कर सकता हूं क्या मैं। अच्छा ये बताओ, जो चीजें सेम है वो कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी, कट जाएंगी ना। R की वैल्यू 0.51 पता है कि नहीं पता है, जरा फॉर्मूला लिखो मेरे साथ साथ, अब मेरे साथ साथ लिखना, h²n² आप मिलाना, ठीक है। ये 4π² के तो कांस्टेंट होता है, कूलम्ब्स लॉ से आया है, ठीक है। फिर E² हो गया, फिर सर यहां मास बदल देना आप,
ठीक भैया, ये ठीक है। और कुछ यहाँ पर चेंज करना है, सब कुछ मिला लो। फिर यहाँ सर एक जेड रह गया, ये लो जेड भी आ गया, डिवाइडेड बाई फिर से एच स्क्वायर एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के, ये तो याद ही हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां आ गया z। देखो अब इसमें से पहले काट लो, ये पूरा कट गया, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, z से z को, ठीक है। अभी रुको जरा, इसको यहां से सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब ध्यान से लिखना, जैसे ये जिसको नहीं आता उसके लिए लिख रहा हूं, जब कभी ऐसे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा ऊपर न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर आता है न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता दिया, ठीक है। और जब डिवाइड करते हैं ना बेटा, कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 होता है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा न्यूमरेटर हो गया, तो ये कहां बन जाएगा, ऊपर, और इसका डिनोमिनेटर कहां जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये जाएगा m e z डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, m म्यू z, z से काट दें तो उस वैल्यू पुट करनी है, ये 260 टाइम ऑफ मास ऑफ होगा कि नहीं होगा। और अभी देखना यहां खत्म नहीं होगा, ये r डैश अपॉन 0.51। अब यूनिट का खेल है, अगर हमने यहां पर जो वैल्यू पुट करी SI में, तो हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें किसमें करना पड़ेगा भाई, देखो ये एंगस्ट्रॉन में है ना, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट, या तो मैं इसमें डिवाइड करके एंगस्ट्रॉन बता दूं, या तो मैं एंगस्ट्रॉन में, बहुत आसान होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10 मीटर, जिसको नहीं आता उसके लिए, ठीक है, बस इतने से गुणा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। और ये 0.51 है सर, राउंड ऑफ करूंगा तो 0.5 यानी 1/2 डिवाइड करना सिखा रहा हूं, तो सर 1/2 गुणे 207, तो एक ही बार डिवाइड करूंगा, 1 को करूंगा डेसिमल में करूंगा, फिर मैं तो सॉल्व करूंगा। देखिए 3 डेसिमल प्लेस से जा रहा था, कैसे पता चला मुझे ये आंसर पहले से, सर यहाँ 3 डिजिट का नंबर है और ऊपर 1 बेचारा अकेला, तो 1 को भी कम से कम 4 डिजिट का तो होना पड़ेगा, तो मैं दशमलव लगाऊंगा तो मुझे इतने तो जीरो चाहिए होंगे, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तो दिख ही रहा है, मेरा आंसर कभी गलत नहीं होता, कैलकुलेशन करने की कला है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे, मैं ये फिर भी सॉल्व कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो ME अपॉन 207 गुणे ME, ME से ME कट गया, बचा ही नहीं कुछ, कोई यूनिट बचेगी क्या, देखो जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए बता रहा हूं, जिसको यूनिट से डर लग रहा है कि सर यूनिट कैसे आएगी, मैं दिखा रहा हूं बेटा, ये पूरा कट गया, सेम वैल्यू यहां पर भी है। एक प्रकार होता है, फिजिक्स में पढ़ा जाता है, पहला चैप्टर है तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट 11th क्लास में, उसमें कई प्रकार की क्वांटिटी होती है, उसमें एक क्वांटिटी हो रेशियो, जब ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी, देखो ये रेडियस ये भी रेडियस, दोनों का मात्रक सेम होगा, दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, तो इसीलिए कहा जाता है सर रेशियो वाली जो क्वांटिटी होती है यूनिटलेस होती है। वो क्या होती है, यानी कि जो भी यूनिट लेकर के आएगा वो तो ये नीचे वाली वैल्यू लेके आएगी, उधर तो सब कट ही गया, इस साइड तो सब कट चुका है ना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो इसकी यूनिट होगी वही तो आंसर की यूनिट होगी बेटा। तो ध्यान से देखो, ये आ गया 1/207, ये हो गया बेटा r डैश इंटू 0.51 अंक, यानी जो आंसर आएगा वो अभी तो इसमें आएगा, और इसको सॉल्व कर लूंगा और 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर, समझ गए। तो 0.51 को लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 7 दूनी 14, ठीक है, 4 और 1 और 4 414, 1/414, मैं भाग करके दिखा देता हूं, ले भाई 414 और ये हो गया तेरा 1, चल 1 0, ठीक है, 1 0 बढ़ाऊंगा तो एक और 0, एक और 0 बढ़ाऊंगा तो यही तो होगा ना बेटा, 414 नहीं आता, 4 दूनी 8 आता है, 400 का कर लोगे तो 800 आ रहा है, 1000 छोटा 800 होता है, 3 गुना करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 4 3 12 होता है, तो मैं 2 जा ही तो ले जाऊं, सही है गलत है, कितना आ जाएगा बताओ, 2 4 जा 8, फिर 2 है ना, 1000 में से 800 जाएगा 200 बचेगा, 200 में से 30 जाएगा 170 बचेगा, 170 में 2 ऐड करेंगे 100, आपका कितना जाएगा 172, डेसिमल लगाइए, 1 0 तो बढ़ा ही सकते हो, ठीक है। अब दिख रहा है 4 चौक 16 होता है,
फोरजा ही तो जाओगे, तो यहाँ पर फोरजा अगर चले गए तो रिमाइंडर आएगा, फिर से करोगे। ये कैसे आ रहा, राउंड ऑफ किया गया, दिस इज राउंड ऑफ नंबर। समझ गए, डिवीजन करना समझ में आया कि अगर एमसीक्यू करना होगा, जल्दी जल्दी करना होगा तो कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कर लेंगे। तुम लोग पूरा स्टेप सही करोगे और आखिरी में अगर तुमने आंसर गलत लिख दिया तब भी तुम्हारे मैक्स में आधा नंबर घटेगा, इससे नहीं घटेगा, लेकिन स्टेप के पूरे नंबर मिले। बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है, तुमने आंसर गलत लिख दिया, गलत तो होगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटिव लिखोगे तब भी तुम्हारा सही माना जाएगा, तो आधा नंबर ज़्यादा काट नहीं सकता टीचर। बोर्ड्स का ये फायदा होता है, समझ में आ रहा है। और एमसीक्यू होगा तब तो गलती नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही तुम देखोगे इसके आसपास कोई और आंसर आएगा। देखो 0.0024 तो मेरा ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब अगर तुम इसमें 10 की पावर -3 कर दोगे तो ये 2.4 बन जाएगा, 2.4 और 10 की पावर -10 मैंने यहाँ सिखाया हुआ है, तो 10 की पावर -13 मिल ही रहा है, तो तुम्हारा आंसर गलत होने वाला है नहीं। एमसीक्यू में तो 100% सही है, लेकिन अगर तुमने इस तरीके से भी तुक्केबाजी में करके चले आए तो भी तुम्हारा आधा नंबर ही कटेगा। समझ गए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। अभी एनर्जी निकालना सीख लो, रेडियस निकालना आ गया, एनर्जी सीखोगे, सीख लो। पहले से E1 का भी हमारे पास फॉर्मूला है, E का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या है, 2 मास ऑफ जो भी चार्ज है हमारे पास, पहले क्या था इलेक्ट्रॉन, बाद में बन जाएगा जो हमारा नया वाला मास आ रहा है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही करूंगा जैसे वो किया था, पाई स्क्वायर के स्क्वायर ये सब बदलने वाला नहीं बेटा, ठीक है। जेड स्क्वायर ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है, बदलेगा कैसे, मास सब डिवाइड करेंगे सब कट जाएगा, जेड कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट, सब तो कट ही रहा है। यही डिवाइड कर दूं E1 पहले वाला और E1 बाद वाला, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ मास वाला टर्म, पूरा सॉल्व करके यही आएगा। अच्छा बचा सिर्फ देखो 207, और उसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया, जो एनर्जी पता थी। समझ गए, तो सेम सोल्यूशन, सेम अप्रोच, डायरेक्ट आंसर आपको निकालना है। तो अगर इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या हम लोग इतना लंबा पैनिक करेंगे कि हम लोग आंसर पहले निकाल लेंगे और बाद में सिर्फ बस दिखावा कर लेंगे, फॉर्मूला लिख डालेंगे सारा। इसमें सिर्फ दिखावा, कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। देखो ना ये सारी वैल्यू सेम कांस्टेंट है, ये सर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये किसी में बदलेगा नहीं। जब ये बदलेगा नहीं, डिवाइड करूंगा तो यहाँ ऊपर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे वाले फॉर्मूले में मास ऑफ नया म्यू, यही तो बचेगा। और जब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 207 ये, और मेरा फॉर्मूला मैंने जो लिखा था वो E1 अपॉन E1 डैश, तो E1 डैश क्या हो जाएगा सर, E1 डैश ये इधर जाएगा और 207 इधर आएगा, 207 गुणे E1, और E1 की वैल्यू कितनी थी -13.6, तो -13.6 में मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 200, खत्म। समझ गए, इतना ही करके आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं फॉर्मूले के वजह से, लेकिन अगर समझ लोगे तो बहुत ही आसान। ठीक है, ये घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना वीडियो देख करके। तुमको एक टॉपिक है यार वो पढ़ा दूं, उसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। स्पेक्ट्रम पढ़ लो, लिखो, क्वेश्चन करा देंगे। अब यहाँ से हेडिंग डाल लो, पढ़ो। तो स्पेक्ट्रम क्या है ये समझिए पहले थोड़ा सा, है ना। तो स्पेक्ट्रम इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले तो ये इलेक्ट्रो बड़ा भारी वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इतना बड़ा बड़ा वर्ड है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में। ये कभी ये सुना हो अगर, जितनी भी लाइट है ना, जैसे अल्ट्रा यूवी रे जानते हो ना, ये चश्मा पहनते हो तो यूवी से बचाता है। जो खरीदने चश्मा तुम खरीदने गए होगे तो बताएगा एंटी यूवी है, एंटी ग्लेयर है, दुनिया भर की बात बताते हैं कि नहीं बताते सब। तो यूवी क्या, यूवी लाइट भी तो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विजिबल लाइट जो सनलाइट है वो भी तो ईएम वेव है। तो ईएम वेव से बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है ना। ईएम वेव हमारी जितनी है सब हम जानते हैं, लाइट वाइट वो सब क्या है, ईएम वेव ही आता है। एक्सरे हो गया, ये सारा क्या है, ये सब ईएम वेव। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और अ पोर्शन देयर ऑफ दैट इट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एटम और मॉलिक्यूल। तो कह रहे हैं स्पेक्ट्रम क्या है, एक वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है, ईएम वेव की, ईएम रेडिएशन या वेव कह लो। अभी रेडिएशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एमिट हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस में से करंट पास कराया तो उसमें से एक लाइट, मतलब वही ईएम रेडिएशन निकला जो कलरफुल निकला, तो लाइट ही तो बोलेंगे उसको। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भैया जो वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो उसमें लाइट्स निकली ना, एक अभी वॉयलेट निकला, एक तुम्हारा निकला रेड, एक निकला तुम्हारा इंडिगो, एक निकला तुम्हारा ब्लू, जैसे मान लो, तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है ना। तो ये जो अलग अलग, यही हो गया तुम्हारा स्पेक्ट्रम, ये हो गया स्पेक्ट्रम, वही लिखा है कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। तो यहाँ देखो, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एमिशन। तो अपन अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, एमिशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें दिखा था ये हाइड्रोजन में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है लाइन, एक होता है बैंड।
3 प्रकार के होते हैं, अब इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये हमने यहाँ पर देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये इसको कहते हैं, हम लोग पहले जो पढ़े थे इसके बिना, प्रिज्म के बिना एक बात करूं अगर, तो पहले यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा। एक खिड़की होती थी, एक आपका सिंगल कलर की लाइट होती थी, उस खिड़की से निकलती थी, तो एक पैटर्न देखने को मिलता था, लेकिन वो सिर्फ ब्राइट और डार्क होता था, काला और सफेद होता था, या एक ही कलर का होता था, चाहे जो भी मोनो, क्योंकि उसमें वेव ऑप्टिक्स में हमेशा सिंगल कलर की लाइट लेते हैं। तो रेड की लेंगे तो एक जगह रेड आएगा, एक जगह काला हो जाएगा, रेड काला, इस प्रकार से एक पैटर्न मिलता था। एक बार उसी को डिफ्रैक्शन कहते थे, एक बार उसी को इंटरफेरेंस कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ एक हमने ले लिया सनलाइट, ठीक है, व्हाइट कलर की लाइट ले ली और उसको प्रिज्म से पास करा दिया, खिड़की से निकला और प्रिज्म चला गया। प्रिज्म क्या करता है आपको अच्छे से पता है, यहाँ से 7 कलर की लाइट निकालेगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है। अब ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमें कहाँ दिख रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो एन इमिशन का स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूम ऑफ वेवलेंथ विदाउट एनी गैप और डिस्कंटिन्यूटी। देखो कहीं गैप है क्या, दिख रहा है कहीं गैप है, देखो लाल है, फिर ऑरेंज हो गया, फिर येलो हो गया, दिख रहा है कहीं, कहीं नहीं आया ना। लेकिन जो हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था उसमें गैप था, उसमें पहले एक जगह ब्राइट आया, फिर गैप ही तो हुआ ना, दूसरे ब्राइट के पहले ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच में एक काला धब्बा था, यानी उसको गैप ही तो कहेंगे। इस बार कहीं गैप मिला क्या, समझ में आ रहा है। तो ये कंटिन्यू हो गया। फिर कह रहा है जनरली सॉलिड एंड लिक्विड इमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो पहला जो टाइप था कंटिन्यूअस वाला, वो कौन करता है, सॉलिड या फिर लिक्विड, ऐसा इस प्रकार का स्पेक्ट्रम बनाता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो यह हाइड्रोजन में हुआ था, दिख रहा है, देखो गैप आया कि नहीं आया, एक लाइन है, फिर गैप है, फिर दूसरी लाइन है, फिर गैप है, फिर तीसरी लाइन है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ लाइन पर्टिकुलर वेवलेंथ सेपरेटेड बाय अ डार्क स्पेसेस। लाइन स्पेक्ट्रम इज इमिटेड बाय एटम्स। कौन करता है, एटम, ठीक है। तो ईच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हाइड्रोजन में ऐसा था तो फिर दूसरे में आपके बोरॉन में भी सेम आएगा, इस प्रकार ऐसे नहीं, अलग अलग होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि सबका लाइन स्पेक्ट्रम ही, एटम्स अगर होंगे, एटम्स हमेशा लाइन स्पेक्ट्रा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया, दस इट कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन एलिमेंट। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो एटम्स को। हम क्या करेंगे, दोनों का स्पेक्ट्रा बना लेंगे, तो हमको पता है कि स्पेक्ट्रा कैसा बनना चाहिए। तो दो अलग अलग एटम होंगे, दो अलग अलग स्पेक्ट्रा बनेगा, उनको देख करके बता देंगे कि ये एटम ये वाला, ये एटम, समझ में आ रहा है। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट से हमें ऑलरेडी पता है कि स्पेक्ट्रम बनना कैसा चाहिए। अब हमें किसी ने दे दिया, दो एटम पकड़ा दिया, कहा बताओ ये कौन सा एटम है, ये कौन सा एटम है, तो हम एक्सपेरिमेंट से पता नहीं कर लेंगे, अरे भाई ये लाइनें बनेंगी, हमको पहले से पता है कि ये लाइन किस एटम की है, ये लाइन किस एटम की है, समझ में आ रहा है। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन एलिमेंट भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्राइट बैंड ग्रुप ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट शार्प एट वन एंड एंड फेडिंग एट द अदर एंड। एक तरफ बहुत शार्प होगा, दूसरी तरफ धुंधला होता जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहे हैं बैंड स्पेक्ट्रम इज इमिटेड बाय द मॉलिक्यूल इन गैसियस फॉर्म। मॉलिक्यूल्स के केस में, एटम वाले में तो आपको पता चलेगा सिंगल एटम से हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा भाई, O2 N2 ये सब अलग अलग, सिंगल रह ही नहीं सकता, ये रहेगा तो दो ही साथ में रहेंगे, तो इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या बोला गया कि जब गैसियस फॉर्म में रहेंगे तब आप ये काम उनसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपका बैंड स्पेक्ट्रम बन गया। लास्ट, एब्जॉर्प्शन। इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पोर्शन ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लाइट कंटेनिंग ऑल वेवलेंथ, जिसमें सारी वेवलेंथ होगी, आर मिसिंग बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम। तो यानी देखा जाए अगर, तो जो कंटिन्यूअस का सेटअप था ना, देखो वही सेटअप है, लेकिन यहां पर अब गैप आ गया। तो गैप आने का कारण क्या है कि वो एब्जॉर्ब हो गया। जैसे तुम मेरे घर से होके गुजर रहे थे और तुम हर बार आते हो तो तुम माल ढुलाई काम करते हो, तुम्हारे पूरे जो कार्ट है उसमें सामान रहता है, मैं हर बार एक सामान उठाता जाऊं, तुम पता ही नहीं चल रहा, तुम ड्राइव कर रहे हो, पीछे से मैं एक एक सामान निकालते जाऊं, जब तुम पहुंच रहे हो तो कुछ ना कुछ गायब हो रहा है। तो ये क्या है, यही तो एब्जॉर्प्शन है। तो आप यहां से भेज रहे हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और पहुंच कितना रहा है, आपको पहुंच रहा है एयर को गैप के साथ। तो यानी ये जो गैप है वो वाला स्पेक्ट्रा किसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो आपका मीडियम है, ठीक है, थ्रू विच द लाइट हैज पास द मिसिंग वेवलेंथ अपीयर्स डार्क लाइंस और गैप। समझ में आ रहा है। तो एब्जॉर्प्शन के कारण देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था लेकिन दिखा आपको कैसा, लाइन की तरह। उसका कारण क्या था, एब्जॉर्प्शन, तभी उसको स्पेक्ट्रम का प्रकार बताया गया। ये हमेशा नहीं होगा, ये मीडियम के कारण हो रहा है, तो मीडियम बदल देंगे तो ये ठीक भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाली बात, वही बात है, जब मेरे घर से जा रहे थे, अब तुम्हें लगा यार मैं नुकसान हो रहा है, तुम दूसरे घर से ले गए और वहां पे वो ईमानदार आदमी था तो उसने कुछ भी नहीं लिया, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई।
तो यही कह रही है भैया डिपेंडेंट है, एब्जॉर्ब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको सही दिखेगा। तो ये देखो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड वन ऑफ वन एंड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में समझते हो, कॉम्प्लीमेंट्री जब से उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखो यहाँ पर ब्राइट था, यहाँ डार्क हो गया, और जहां जहां डार्क था वहां ब्राइट हो गया, देखो ना, मिलाओ, इसके जस्ट सामने ये है बेटा, ये ब्राइट वाले के सामने डार्क आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्या मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बाय बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल की मदद से जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट को देख ले स्टेटस क्या है, कल फिर पढ़ाना पड़ेगा, चलो कल न्यूक्लियस तो पढ़ाना ही है ना। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे, क्यों क्या हो गया तुम लोग अभी से एकदम भागने के उसमें हो गया, टाइम तो हो गया, 10 मिनट छोड़ देंगे, बस 10 मिनट छोड़ देंगे। चलिए ये वाला सबको आता है, बोर्स का मॉडल, न्यूक्लियस होता है और ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको सिखाया था हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आएंगे तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब लोअर से हायर आएंगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ये याद होगा। तो यहाँ EN क्या है, EN इज द फॉर्मूला फॉर किसी भी लेवल पर एनर्जी को निकालना हो तो N की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है ना। तो ये फॉर्मूला था हम लोग के पास। तो इनिशियल से फाइनल में जो चेंज आएगा वो हमेशा h न्यू के बराबर होता है, इसको SC बाई लैम्डा कहते हैं, पीछे दिखाया था। तो लैम्डा अगर निकालना, अगर वेवलेंथ निकालना हो तो SC अपॉन चेंज इन एनर्जी गैप, है ना, जो बैंड एनर्जी था, अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी था, उसमें जो चेंज आएगा अगर SC को डिवाइड करते हैं उससे तो आंसर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगर हमें एनर्जी निकालने आता है जिसकी वैल्यू हमको पता है, SC हमेशा कांस्टेंट, H कैप लाइन कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, दोनों की वैल्यू पता है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, कि कितनी वेवलेंथ की लाइट निकलने वाली ये भी हमको पता है। तो दस ओनली डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ आर पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग वैल्यू जो वेवलेंथ की है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा गैस जा रही है, ये प्रिज्म है, एब्जॉर्ब होने के कारण आपको इस तरीके से दिख रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा, एटम है इसलिए आपको लाइन स्पेक्ट्रा देखने को मिला। टोटल एनर्जी भी निकाली जा सकती है बेस्ड ऑन N की वैल्यू और आपकी Z की वैल्यू। यहाँ देखो चेंज एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ सेकंड आपका जो ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, En1 N2 की वैल्यू, N1 पहले को कहते हैं, N2 दूसरे को कहते हैं, ठीक। और डेल्टा E का फॉर्मूला फिर से करेंगे तो हमें जो, अगर हम सारी वैल्यू जितनी पता उतनी पुट कर दें तो -2.18 × 10⁻18 × Z²। देखो ये यूनिट कन्वर्जन है बेटा, ये जूल में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब E की वैल्यू पुट कर दोगे ना तो ये जूल में हो जाना है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करा गया है। तो यहाँ पर राइडरबर्ग्स फॉर्मूला क्या है, इन्होंने बताया कि भैया जो एनर्जी जो आपके ऑर्बिट की है उसमें जो चेंज होगा डेल्टा E की वैल्यू हमेशा h न्यू के बराबर होगी, यानी SC बाई लैम्डा, जिसकी वैल्यू SC की वैल्यू 20 × 10⁻⁻26 होती है जूल मीटर। अगर 1/λ में इसकी वैल्यू पुट करें तो RH × Z स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ये देखो इन्होंने क्या किया ना, अपना RH का एक, हाँ बेटा चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे H की वैल्यू देखो कॉपी में कितनी है, अब जरा मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेटली आएगी 20। ये क्या लिखा हुआ, 6 × 18 होता है, 18 तो आ रहा है, 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 0.6 का मल्टीप्लाई करो जरा, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका 20 के बराबर, ठीक है। तो ये देखो RH क्या है, ये इन्होंने अपना एक नया कांस्टेंट बोल दिया है ना, जिसकी वैल्यू क्या है 1.09678 × 10⁻7 पर मीटर, ये ऐसे यूनिट है 1/मीटर, डिनोमिनेटर में मीटर है, तो ऊपर लेकर क्या होगा तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है, इनका एक नया फॉर्मूला आ गया 1/, लैम्डा निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला बनता जा रहा है जो कि बहुत सिंपल है कंपेयर टू जो पुराना फॉर्मूला है, पुराने फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने ये फॉर्मूले, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए क्या इसके बेसिस पर अगर क्वेश्चन करना होगा तो कैसा क्वेश्चन होगा, कह रहा है वेवलेंथ निकालो, रेडिएशन ऑफ एमिटेड क्या है भैया, हीलियम, हीलियम ही है ना, ट्रांजिशन फ्रॉम n=3 टू n=2, तो कहां से आ रहे हैं 3 से 2 पर आ रहे हैं। तो ये बताओ हाई एनर्जी लेवल से लोअर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। तो देखो हाँ एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा, दे बाहर से अंदर आ रहे हो ना, तो यू हैव टू रिलीज। डायग्राम ये देखो यहाँ निकला भी है, स्पेक्ट्रा बनेगा कैसे, अरे गधाराम इम्पॉसिबल है, ये देखो तुम जो बोल रहे हो वो इम्पॉसिबल बोल ही नहीं सकता, वीडियो में भी है जाके देखना, देखो भाई यार पूरी क्लास इसी पढ़ाई है मैंने, इम्पॉसिबल वाली बातें बता रहे,
हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं दिखा दूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। ये देखो, ये देखो क्या एरो बनाए हुए, देखो बाहर निकल रहा है ना, तो ये हाई एनर्जी लेवल हुआ ना, और ये लोअर एनर्जी लेवल हुआ। और यार कुछ ही समझ नहीं आता भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में है, इसमें ही तो है, इसमें तो और ज्यादा, बाहर वाले में और ज्यादा। अभी मैंने वो 2n² का फॉर्मूला मैंने बताया, अरे पहले वाले में 2 थे, दूसरे वाले में 8, 18, इतनी एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो एनर्जी कैसे बाहर वाले में कम हो सकती है, हो ही नहीं सकती, कोई लॉजिक ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलो समझ गए ना। तो स्पेक्ट्रा, क्योंकि देखो स्पेक्ट्रा बनेगा कैसे, मैंने उस समय बोला था, अगर तुम वहां कंफ्यूज हो गए बच्चे, तो मैंने बोला था कि वही एच न्यू, यानी मैंने बोला फोटोन, फोटोन की एनर्जी होती है, मैंने कहा था वही तो एमिट हो रही है, तो भैया ये जो लाइट निकल कहां से रही है, वही एच न्यू ही तो है, एच न्यू ही तो एनर्जी ऑफ, वही तो, वहीं से तो कलर आ रहा है, तो कहां से कलर आ रहा है, वो लैम्डा देखो वेव है ना, एनर्जी इमिट हो रही है, तो हम n3 से 2 आ रहे हैं, तो यहां से क्या निकलेगी, एक वेव निकलेगी, है ना, कलरफुल लाइट निकलेगी। अभी देखो वैल्यू फॉर्मूले की है, ये फॉर्मूला पता ही है हमें, तो वेवलेंथ निकालने कहते हैं कि जो भैया लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, तो 1/λ को RH × Z² कर सकते हैं। सबको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, कितना होता है इसका हीलियम का, पीरियड टेबल नहीं आता है यार, ये मतलब ये बीच पढ़ाना पड़ेगा। अरे वो तो तुम तुक्केबाजी देख के बता रही हो, लेकिन यार इतना तो पढ़ लो, अरे पहले 15-20 तो याद कर लो, है 20 तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। पहले 20 तो हम लोग इतना रट रट के पढ़े हैं, इतना तो याद नहीं चाहिए, तो इतना राइम बना देते हैं सर लोग तो। चलो तुम्हारे ऊपर है, देखो n का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम कहां से आ रहे हैं भैया बताओ, दूसरे पे आ रहे हैं और पहले से, ठीक है, तीसरे से आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक, वैल्यूज कर लोगे, सिंपल है। अब ये 5/9 इंटू आर, आर की वैल्यू पुट करना आता है कि नहीं आता है, उठा के पुट कर लो, सॉल्व कर लो, यू विल गेट, ये क्या हुआ, ये आर नीचे कैसे गया वरना, ये 1/λ था, उल्टा कर देंगे तो 9/5r आएगा, 9/5r, आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका जो आंसर आ रहा है, देखो जिसको नहीं आ रहा है सॉल्व करना, मैं आंसर बताता हूं यूनिट पकड़ के कैसे, इसको राउंड ऑफ कर लिया करो अगर ना कर पाओ कभी, अगर कभी ना कर पाओ इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, तो यार ये देखो 737 था, मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 18 हो जाएगा, यानी 1.1 तो है ही, 1.1 से छोटा तो नहीं कर सकता मैं इसको, ठीक है, तो ये 5.5 तो बन ही रहा है, 5.5 तो ये कम से कम बनेगा, ठीक, और ये ऊपर 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 हो रहा है बेटा, नैनो जो होता है वो 10⁻⁹ होता है, 10⁻⁹। अभी जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो नैनो के लिए जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। तो हम उसको जब नैनो में करेंगे, मतलब उससे जब डेसिमल हटाएंगे तो बन जाएगा 164 नैनोमीटर, समझ में आ रहा है, सॉल्व कर लिया करो, है ना। तो ये -2 दो डेसिमल प्लेस करके देखते हैं क्या, चलो जरा इसको 9 को डिवाइड करो 5.5 से बेटा, कितना आएगा 1 जा, है ना, ये जाएगा 3.5, 3.5 तो जा ही रहा है, फिर यहाँ पे कितना जाएगा, कुछ नहीं तो 6 तो जाएगा ही है, अरे ये तो आ गया, आंसर आ गया, देखो, अरे भाई 6×5 = 30 और 33 तो हो ही गया, 3.3 हो गया, गलत कर रहा हूं क्या, सॉल्व कर लो पूरा, फिर 5 चौक 20 होता है, तो राउंड ऑफ करेंगे, 3 जा ले जाओगे, फिर राउंड ऑफ करोगे तो 4 ही आएगा, देखो मेरा आंसर ऐसे ही आ रहा है 1.64 है। अब देखो 2 डेसिमल प्लेस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 164 डिवाइड बाई 100, और 100 को ऊपर लाऊंगा 10⁻⁻2, 7 ऑलरेडी था, -2 और आ गया, ले भाई आंसर आ गया, बात करते करते सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आती है, ये मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे अनुभव इतने सालों का है, मैंने तुम्हें सिखा ट्रिक बता दी कि इतना बड़ा नंबर है तो राउंड ऑफ करो, तुम 2 तक यहां तक लाओ, 7 करोगे तो 5 से बड़ा है ये 10 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 1.1 बन गया, 5 का करेंगे 5.5 बन गया, इससे आसान तरीका क्या बताओ, ठीक है। तो ये देखो 164 नैनोमीटर प्रूफ कर दिया मैंने सॉल्व करके, ठीक भैया। अब ये क्या है, ये सीरीज बना दी, अब इन्होंने क्या करा यार, थोड़ी मेहनत करी, इन्होंने कहा कि यार मैं एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ और तुम्हारे लिए मैं पूरा ये बैंड का एनर्जी लेवल बना देता हूँ, ठीक है।
तो ये इन्होंने इस तरीके से बनाया, तो ये इसको देखो सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, देखो n की वैल्यू है, देख लो इन्फिनिटी पर कितना हो गया 0, ठीक है। अब तुमको भी डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया मेरे भाई, निगेटिव है ना, निगेटिव से जाओगे जीरो की तरफ तो बढ़ेगी वैल्यू, घटेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ इनिशियल स्टेट है 2 3 4 इस तरीके से, NF1 हो गया 1/λ पुट करेंगे तो ये वी आर गेटिंग यूवी रीजन, देख रहे हो, मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक। फिर उन्होंने बोला बार्मर सीरीज, ये लाइमन सीरीज था, बार्मर सीरीज में उन्होंने क्या बोला कि इनिशियल स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं 3 से, 3 4 5 में खेलना है और आगे जाना है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक। तो NF क्या हो गया 2, फाइनल क्या हो जाएगा 2 पे आना है, कहाँ से आ रहे थे 3 से, मतलब अपन शुरू कहाँ से कर रहे थे 3 से, यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर के हम कहाँ तक आएंगे, हम बार्मर सीरीज में 2 पर आकर के रुक जाएंगे, ठीक। और लाइमन सीरीज में क्या होगा, हम 1 पे आएंगे, हम 1 पे आकर रुकेंगे, कहाँ से आ रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक में कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो रेंज आ रही है मिनिमम इतनी आ रही है और मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी आ रही है, तो ये क्या हो गई विजिबल रीजन हो गई, यानी बार्मर सीरीज में हमें विजिबल मिल रहा है, लाइमन सीरीज में हमको यूवी रीजन मिल रहा है। यूवी लाइट हम देख नहीं सकते आंखों से, यूवी देख पाते हो क्या, नहीं देख पाते ना, तो इसलिए हमें वो दिखती नहीं और ये हमें दिखती है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, मतलब इन्होंने अलग अलग n की वैल्यूज पर इसको करके चेक कर लिया। स्पेक्ट्रल रीजन देख लो, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट कहाँ है 4 5 6, आपका ये क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे यार, हाँ सब अलग अलग सीरीज है बेटा, सब में अलग अलग एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं ना, देखो इतना कठिन लग रहा है तुमको क्या, इतना कठिन है बेटा, अगर तुम पढ़ोगे तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, तुम्हें R की वैल्यू याद हो जाएगी और तुम वैल्यू पुट करके सॉल्व भी करना जानते रहोगे, तो तुम्हें मिनिमम मैक्सिमम याद करना है बस। मैक्सिमम में तुम कहां से आए होगे, तुम इन्फिनिटी से आए होगे। अब 1/∞ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो मुन्ना ये वाला फॉर्मूला कितना सिंपल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 0 हो रहा है, माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये डिपेंड करता है कि तुम रट्टाफिकेशन करोगे या तुम पढ़ोगे। पढ़ने का मतलब है कि रटने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, हमें मिनिमम वैल्यूज पता होनी चाहिए और उसका से हम बना के लिख लेंगे। पेपर इतना कठिन नहीं आएगा कि हमें बहुत बड़ा लिखना होगा, पूछ लेंगे तो पता होना चाहिए कि इस रीजन में क्या क्या होता है। जैसे बोल देंगे स्पेक्ट्रल सीरीज बताए हैं तो बताओ पास्चन सीरीज का क्या होगा, पास्चन सीरीज में बताएंगे तो ये टेबल बना के आना है, थ्योरी लिखनी है, बस खत्म। ये फिगर याद करना है, फिगर सब में कॉमन है, फिगर देख लो सब में सेम ही चलेगा। ये क्या है, ये तो सिर्फ आपकी, अगर ये हमें बनाना आ गया तो हमें टेबल भी याद है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स को ही रिप्रेजेंट करता है कि हम कहां से कहां को जा रहे हैं। अब भाई लाइमन सीरीज में हम इन्फिनिटी से शुरू कर रहे हैं और हम खत्म कहां कर रहे हैं 1 पर। बामर में एक कम हो जाएगा, पास्चन में एक और कम हो जाएगा, ब्रैकेट में एक और कम हो जाएगा और पी फंड में एक और कम हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 यही तो आ रहा है 5, 1 2 3 4 5। और शुरू कहां से करेंगे, इन्फिनिटी शुरू करेंगे। पढ़ने का तरीका है, अब ये पढ़ो जैसे वैसे आएगा समझ में। नीचे वाला एरो बताता है कहां पर तक हम जाएंगे, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ऊपर वाली बताती है कहां से शुरू कर सकते हैं, तो हम इन्फिनिटी से लेकर के तो इन्फिनिटी पे करेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की बात हो गई। तो जब हमने ये पाया, ये टेबल बराबर बनाया तो ब्रैकेट से भी बनाया तो हमें लैम्डा कम से कम इतना मिला और ज्यादा ज्यादा इतना मिला। फिर इसी प्रकार से हमने जब पी फंड बनाया जहां पे एन की वैल्यू क्या होगी फाइनल 5 फिक्स कर दी, शुरू कहां से कर रहे हैं 6 7 8 9 10 ऐसे कर रहे हैं, तो हमें मिल गया यहाँ पर मिनिमम 22,790 से 74,583 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा फार इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन, ये हायर रीजन, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो टेबल है, टेबल तो आप जितना आप समझेंगे उतना आसान लगेगा, जितना रटेंगे उतना कठिन लगेगा, ठीक है। ये हो गया। चलो टाइम बहुत एक्सीड कर गया मैं, तो मैं अब यहीं पर रुकूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 ही 3 स्लाइड बची हुई थी वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम न्यूक्लियाई जब पढ़ाएंगे तो हम इसको भी एक बार पढ़ा देंगे। 2 ही टॉपिक बचा, कुछ बचा नहीं है, मेन तो खत्म ही हो गया। बाइंडिंग एनर्जी एक टॉपिक है, वो पढ़ाना है। यहाँ से लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा जाके घर में पढ़ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।